दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। पटना हाई कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों की तस्करी मामले में सरकार से जवाब तलब किया। पटना हाई कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है, जिसमें ऑर्केस्ट्रा समूहों की आड़ में नाबालिग लड़कियों की तस्करी और यौन शोषण के आरोप लगे हैं। कोर्ट ने इस मामले को मानवाधिकार और बाल अधिकारों के उल्लंघन की दृष्टि से गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाल ही में सामने आई एक जनहित याचिका PIL में यह आरोप लगाया गया कि बिहार के विभिन्न जिलों में सक्रिय ऑर्केस्ट्रा समूहों द्वारा बड़ी संख्या में नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर काम के नाम पर बुलाया जाता है और फिर उन्हें नाचने गाने के कार्यक्रमों में जबरन उतारा जाता है। इस दौरान उनका यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यह सब कुछ पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जानकारी में होते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। कई मामलों में लड़कियों को राज्य के बाहर भी भेजा जाता है, जिससे यह मानव तस्करी का अंतर्राज्यीय रैकेट प्रतीत होता है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में गंभीर चिंता जताते हुए कहा, यदि नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और तस्करी राज्य की नाक के नीचे हो रही है, तो यह कानून व्यवस्था पर गहरा सवाल है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य में सक्रिय सभी ऑर्केस्ट्रा समूहों की जांच की जाए और यदि कहीं भी नाबालिगों की जबरन तैनाती या शोषण का मामला सामने आता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें निम्न बिंदु शामिल हों: ऑर्केस्ट्रा समूहों की वैधता और रजिस्ट्रेशन की स्थिति, पिछले 5 वर्षों में दर्ज हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा, तस्करी और यौन शोषण के शिकार नाबालिगों की संख्या, दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम। इस पूरे मामले पर राज्य व राष्ट्रीय स्तर के बाल संरक्षण और मानवाधिकार संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ही ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाइल्ड राइट्स वॉच की संयोजक रश्मि वर्मा ने कहा, यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना पर भी एक धब्बा है। यदि हम अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर विकास की बातें बेमानी हैं। बाल अधिकार आयोग और सामाजिक संस्थाओं के अनुसार पिछले 2 वर्षों में बिहार में 200 से अधिक नाबालिग लड़कियां लापता हुईं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऑर्केस्ट्रा समूहों से जुड़ा था। इनमें से कई की बरामदगी अब तक नहीं हो पाई है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यह मामला अब राज्य सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। यदि सरकार जवाब नहीं दे पाती या रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती, तो अदालत सीधे निगरानी के आदेश दे सकती है। साथ ही दोषियों पर CBI या सिट जैसी एजेंसी से जांच कराने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा का बड़ा दाव, पसमानदा मुस्लिमों को दिलाएगी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और वक्फ अधिकार। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आगामी चुनावों से पहले एक नया और रणनीतिक दाव खेला है। पार्टी ने पसमानदा मिलन समारोह के दौरान पसमानदा वंचित तबके के मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वक्फ संपत्ति पर अधिकार और सामाजिक न्याय देने का वादा किया है। भाजपा के इस कदम को विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल RJD के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है, जो अब तक इस वर्ग को अपनी परंपरागत वोट बैंक मानती रही है। यह विशेष कार्यक्रम राजधानी पटना में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान पसमानदा मुस्लिम समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया और भाजपा में शामिल होने का आह्वान भी किया गया। भाजपा नेताओं ने मंच से कहा, अब समय आ गया है कि पसमानदा समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वालों की सच्चाई सामने आए। भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत आपको हक और पहचान दोनों दिलाएगी। भाजपा ने यह स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा और निकाय चुनावों में पसमानदा मुस्लिमों को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने कहा, पसमानदा समाज को अब प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक भागीदारी दी जाएगी, न केवल पार्टी में बल्कि सत्ता में भी। भाजपा ने यह भी घोषणा की कि राज्य और केंद्र स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पसमानदा मुस्लिमों को उचित भागीदारी दी जाएगी। पार्टी का दावा है कि वक्फ बोर्ड पर अब तक एक खास वर्ग का कब्जा रहा है और इसका फायदा आम मुस्लिमों को नहीं मिल पाया। भाजपा नेताओं ने कहा कि वक्फ संपत्ति गरीबों, विधवाओं और छात्रों के लिए थी, लेकिन उसे कुछ परिवारों ने अपना निजी संपत्ति बना लिया है। अब इस पर पसमानदा समाज को अधिकार मिलेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा का यह कदम न केवल विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने वाला है,
बल्कि मुस्लिम समाज के भीतर जातिगत विमर्श को भी एक नया मोड़ दे सकता है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शकील अहमद का कहना है, आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने पसमानदा मुस्लिमों को हमेशा वोट तो लिया पर भागीदारी नहीं दी। भाजपा अब इसी खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही है। पसमानदा मुस्लिम विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश में लंबे समय से आरजेडी और एसपी जैसे दलों के साथ जुड़े रहे हैं। अब भाजपा का यह खुला निमंत्रण विपक्ष के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। समारोह में मौजूद कई पसमानदा मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाजपा के इस रुख का स्वागत किया। सलीम अंसारी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा, हम सिर्फ नारों से नहीं, अधिकार से जुड़े हैं। अगर भाजपा सच में हमें प्रतिनिधित्व और हक देगी तो हम उसका साथ देने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव का वी से खेला, वैश्य वोट बैंक पर सीधा निशाना, बीजेपी को घेरने की नई रणनीति। बिहार की राजनीति में नए मोड़ के तहत राजद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक अनोखा और रणनीतिक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है वी से खेला। यह अभियान राज्य के प्रभावशाली वैश्य समुदाय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे अब तक भाजपा का पारंपरिक समर्थन समूह माना जाता रहा है। तेजस्वी का यह प्रयास भाजपा के आधार में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वी से खेला नारे के जरिए तेजस्वी यादव ने वैश्य समुदाय के प्रति अपनी पार्टी की गंभीरता और प्रतिबद्धता जताई है। इस वी का सीधा संकेत वैश्य से है, लेकिन पार्टी इसे विकास, व्यवसाय, विश्वास और विजय जैसे शब्दों से भी जोड़ रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब तक वैश्य समाज को सिर्फ टैक्स मशीन और फंडिंग टूल समझा गया, लेकिन आरजेडी उन्हें नीति निर्धारण का भागीदार बनाएगी। अब वी से विजय की शुरुआत होगी। बिहार में वैश्य समुदाय की आबादी लगभग 20-25% मानी जाती है। परंपरागत रूप से यह वर्ग बीजेपी का मजबूत समर्थन रहा है, लेकिन महंगाई, व्यावसायिक चुनौतियों, टैक्स नीतियों और राजनीतिक अनदेखी ने इस वर्ग में असंतोष भी पैदा किया है। तेजस्वी यादव अब अपने पारंपरिक माय मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़कर माय प्लस वी यानी वैश्य समाज को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुख्य जोर दिया गया है व्यवसायियों को संरक्षण, व्यापारिक पॉलिसियों में सहूलियत, वैश्य समाज के नेताओं को राजनीतिक भागीदारी, राज्य और जिला स्तर पर वैश्य सम्मेलन की योजना। राजनीतिक विश्लेषक अजय उपाध्याय का कहना है, आरजेडी अब वर्गीय राजनीति से बाहर निकलकर जातिगत वोटों को नए सिरे से व्यवस्थित कर रही है। वैश्य समुदाय का रुख बदलता है तो इसका असर सीधे बीजेपी पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने इस अभियान के जरिए भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी है, छोटे और मध्यम व्यापारी लगातार पिस रहे हैं। अब वैश्य समाज को अपने लिए नया विकल्प चुनना चाहिए। आरजेडी के इस अभियान के तहत वैश्य संवाद यात्रा भी शुरू होगी। सोशल मीडिया पर से विकास से विश्वास जैसे हैशटैग ट्रेंड किए जा रहे हैं। वैश्य नेताओं को पार्टी में प्रमुख पदों पर शामिल करने की तैयारी है। रंजीत साहू, एक पटना के व्यापारी, का कहना है, तेजस्वी जी की बातों में दम है। भाजपा ने वादा तो बहुत किए, लेकिन ग्राउंड पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों ने व्यापार तबाह किया। अब हम विकल्पों पर सोच रहे हैं। एनटीपीसी का 3300 मेगावाट बार सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से हुआ वाणिज्यिक, बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी मजबूती। देश की अग्रणी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बिहार के पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में स्थित 3300 मेगावाट क्षमता वाला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से वाणिज्यिक रूप से ऑपरेशनल हो चुका है। इसका तीसरा और अंतिम यूनिट 660 मेगावाट 1 जुलाई 2025 से व्यावसायिक रूप से चालू कर दिया गया है, जिससे इस मेगा पावर प्रोजेक्ट ने पूरी उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। यह प्रोजेक्ट कुल 5 यूनिटों में विभाजित है। हर यूनिट की क्षमता 660 मेगावाट है। अब यह प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से 3300 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम हो गया है। यह संयंत्र कोयले से चलने वाला है और इसमें उन्नत पर्यावरणीय सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। बिजली उत्पादन के साथ साथ इसमें फ्लाई ऐश प्रबंधन, जल संरक्षण प्रणाली और क्लीन टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। एनटीपीसी का यह पावर प्लांट बिहार के लिए एक बड़ा ऊर्जा स्रोत साबित होगा। इस प्रोजेक्ट से उत्पादित बिजली का वितरण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में किया जाएगा। इसका सीधा लाभ निम्न क्षेत्रों को मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्र को लगातार और स्थिर बिजली आपूर्ति, कृषि क्षेत्र को सिंचाई के लिए पर्याप्त ऊर्जा, ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली कटौती की समस्या में कमी, नई कंपनियों और एमएसएमईज को आकर्षित करने में मदद। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा,
एनटीपीसी की यह परियोजना बिहार को न केवल बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा देगी। एनटीपीसी के इस यूनिट के वाणिज्यिक रूप से चालू होने से कंपनी के राजस्व, उत्पादन क्षमता और EBITDA (EBITDA) में इजाफा होने की संभावना है। ब्रोकरेज फर्मों का मानना है कि कंपनी के स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आने वाले तिमाही परिणामों में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह सकारात्मक संकेत है। इस परियोजना से हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आसपास के क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। एनटीपीसी की CSR गतिविधियों के तहत शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्य किया जा रहा है। हालांकि यह एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन एनटीपीसी ने इसे पर्यावरणीय रूप से संतुलित और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) तकनीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर (ESP) से प्रदूषण नियंत्रण, फ्लाई ऐश को सीमेंट और ईंट उद्योग में पुनः उपयोग, जल संरक्षण के लिए रिसाइकल और रीयूज यूनिटें। बिहार में पुलों की सुरक्षा पर जोर, 85 बड़े पुलों की संरचनात्मक जांच के लिए IIT दिल्ली और IIT पटना से समझौता। बिहार सरकार ने राज्य में पुलों की संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (RCD) और BSPCCL ने IIT दिल्ली और IIT पटना के साथ एक समझौता किया है, जिसके अंतर्गत राज्य के 85 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों की इंजीनियरिंग जांच की जाएगी। इस परियोजना पर कुल ₹16.60 करोड़ का बजट तय किया गया है और यह अगले 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस जांच का उद्देश्य यह है कि इन पुलों की संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जा सके, ताकि समय रहते किसी भी प्रकार की क्षति, दरार या नींव में कमजोरी को पहचाना जा सके और आवश्यक मरम्मत की जा सके। IIT की विशेषज्ञ टीम द्वारा इस कार्य में आधुनिक तकनीकों जैसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, 3D स्कैनिंग, ड्रोन विजुअल इंस्पेक्शन और लोड टेस्टिंग का उपयोग किया जाएगा। बिहार के कई पुल वर्षों पुराने हैं और अत्यधिक ट्रैफिक और मौसमीय प्रभावों के कारण इनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जाती रही है। यह जांच सुनिश्चित करेगी कि किसी भी संभावित दुर्घटना से पहले सरकार सजग हो सके और समय पर सुधारात्मक कदम उठा सके। इस पहल को राज्य के सड़क एवं पुल इंफ्रास्ट्रक्चर की दीर्घकालिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है और आने वाले समय में इसे फ्लाईओवरों व अन्य संरचनाओं पर भी लागू करने की योजना है।